डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक कोरोना काल में भी आप बहुत अच्छे होंगे और भगवान आपको बहुत अच्छा रखे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रखें, आपका घर परिवार बिल्कुल स्वस्थ रहे। आप मोहल्ले पड़ोस में भी अवेयर करते रहें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रखें, हाथ धोते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो यूनिट शुरू कर रहे हैं वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका एक भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन हम आज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पार्ट सेकंड बोल सकते हैं इसको हम। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत उत्पादन निर्धारण या फर्म का संतुलन तथा कीमत निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसका अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, हम जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार में हमने पढ़ा था कि संतुलन या कीमत उत्पादन निर्धारण, क्योंकि फर्म रेशनल बिहेवियर करती हैं, फर्म अपने लाभ को अधिकतम करना चाहती हैं, ऐसा वो साम्य की स्थिति दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसमें हम कुल लागत और कुल आगम वक्रों के द्वारा साम्य की स्थिति प्राप्त करते हैं या कीमत उत्पादन मात्रा का निर्धारण करते हैं। इसमें जहां कुल लागत और कुल आगम का अंतर सर्वाधिक होगा, अर्थात कुल लाभ अधिकतम होंगे, वहां पर फर्म अपने कीमत उत्पादन नीतियों का निर्धारण करेगी। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार जहां पर सीमांत लागत और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर होंगी, फर्म वहां साम्य की स्थिति में होगी और अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होगी और उसके अनुसार कीमत और उत्पादन मात्रा निर्धारित करेगी। तो हम आज की इस वीडियो में प्रारंभ करते हैं MC=MR के अनुसार फर्म किस प्रकार से संतुलन प्राप्त करती है, या एकाधिक प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां वस्तु की सीमांत लागत सीमांत आगत के आगम के बराबर होगी, एक दूसरे के बराबर होंगे। एकाधिक प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता को विक्रय व्यय भी सहन करना पड़ता है, क्योंकि फर्म बिक्री में वृद्धि के लिए विज्ञापन आदि भी करती है। इसलिए विक्रेता कीमत में से विक्रय व्यय भी वसूल करना चाहता है। अतः इस प्रकार के मार्केट में विक्रेता अथवा फर्म जिस शुद्ध आय को अधिकतम करने का प्रयत्न करती है, उसे हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि कीमत गुणा उत्पादन, कितना मतलब कुल आगम प्राप्त हुआ, क्या कीमत थी, कितनी उत्पादन मात्रा हुई, दोनों की गुणा करके उसमें से हम उत्पादन लागत प्लस विक्रय व्यय निकाल देंगे। इस प्रकार से शुद्ध आय हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम फर्म के साम्य की बात करते हैं। फर्म का साम्य हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, अल्पकाल में फर्म का साम्य और दीर्घकाल में फर्म का साम्य। अल्पकाल में समय इतना अधिक नहीं होता है कि फर्म अपनी सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकती है फर्म, स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। और दीर्घकाल में फर्म के सभी साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फर्म का साम्य दिखाया गया है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये आपका AR वक्र है रेड कलर का, इसके नीचे ये MR वक्र है, जहां
MC इक्वल टू MR, ये MC वक्र है, नीले जो रेखा है, और जो पीला पॉइंट है, येलो पॉइंट पर फर्म संतुलन में है। यहाँ पर उत्पादन मात्रा OQ1 निर्धारित होती है और कीमत OP1 निर्धारित होती है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक फर्म की कीमत उत्पादन नीति भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, और फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म प्राइस टेकर होती है, कीमत को ग्रहण करने वाली होती है। इसमें कीमत स्वयं निर्धारण करती है, लेकिन कीमत का निर्धारण करते समय अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया, क्योंकि समरूप वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, अर्थात कीमत और उत्पादन नीतियों का निर्धारण करते समय फर्म अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखती है। यदि हम अल्पकाल में फर्म की बात करें तो तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है फर्म को। असामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है, एब्नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, सामान्य लाभ की स्थिति हो सकती है, और फर्म को हानि की स्थिति भी हो सकती है। तो अब हम इनका अध्ययन करने की स्थिति में है। इसके लिए हम औसत लागत वक्र को ध्यान में रखते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में हम देख सकते हैं, ये AR वक्र है, इसके नीचे MR वक्र है। संतुलन बिंदु इस येलो पॉइंट पर है जहां MC इक्वल टू MR। इसको मैं एक डायग्राम में और दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा स्पष्ट एक डायग्राम में इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि औसत लागत और सीमांत लागत AR MR वक्र हम स्पष्ट देख सकें। संतुलन बिंदु जहां पर ये MC वक्र MR वक्र को काट रहा है, उत्पादन मात्रा OQ1 निर्धारित होती है और कीमत OP1 निर्धारित होती है। अब हम देखते हैं कि औसत लागत स्थिति कैसी है। इसका हमें औसत लागत वक्र से प्राप्त पता चलता है। ये AC वक्र है। हम देखते हैं कि आगम कितना है और औसत लागत कितनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर औसत लागत OC1 है, जबकि कीमत या औसत आगम OP1 है, अर्थात फर्म को है असामान्य लाभ या हम कह सकते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रति इकाई लाभ C1 P1 है, और कुल लाभ जो है वो ये जो आयताकार भाग है ग्रीन कलर का, इतना है। इसको आगे मैं भी दर्शाता हूँ। आइए देख सकते हैं आप, जो ये शेडेड एरिया है ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को दर्शाता है। जब कीमत या औसत आगम औसत लागत से अधिक होते हैं तो फर्म को असामान्य लाभ या एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होते हैं। ये भी वही डायग्राम है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए दर्शा रहे हैं। तो ये सिर्फ बड़ा डायग्राम इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि हमें AR वक्र, MR वक्र, SMC, S का मतलब शॉर्ट रन की बात करते हैं, और SAC औसत लागत स्पष्ट क्लियर से पता चल जाए। ये तीनों डायग्राम जो जिसकी हम बात कर रहे थे, ये ऊपर ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है या एब नॉर्मल प्रॉफिट है या असामान्य लाभ की स्थिति है। इसमें कीमत आप देख सकते हैं MP या OS प्रति इकाई लागत या औसत लागत को प्रदर्शित कर रही है। OR प्रति इकाई लाभ RS और कुल लाभ RSPQ या PQ के बराबर है। ये संतुलन बिंदु है जहां MC इक्वल टू MR है। ये हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ की स्थिति है, अल्पकाल में जो प्राप्त हो सकते हैं फर्म को। ये सेकंड स्टेज है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। इसमें आप देख सकते हैं संतुलन E बिंदु पर है, जहां पर MC इक्वल टू MR है। ये आप देख सकते हैं ये संतुलन बिंदु है, यहाँ पर MC इक्वल टू MR है। उत्पादन मात्रा OM और कीमत MP या OS। अब हम औसत लागत की स्थिति देखते हैं। ये औसत लागत वक्र है। इसमें आप देख सकते हैं कीमत या औसत आगम MP और औसत लागत, ये जो वक्र है ये भी इतना ही है, P पे टच कर रहा है औसत आगम वक्र को, अर्थात औसत आगम और औसत लागत बराबर है। जब कीमत या औसत आगम औसत लागत के बराबर होते हैं तो फर्म केवल सामान्य लाभ कमाती है। साथियों, यहाँ पर ये ध्यान रखने बात है, क्योंकि फर्म सामान्य लाभ कमा रही है जबकि कीमत और औसत लागत बराबर है,
या औसत आगम बराबर है। अर्थात यहाँ से सिद्ध होता है कि सामान्य लाभ औसत लागत में सम्मिलित होते हैं। अर्थात यदि औसत लागत निकल रही है तो फर्म को सामान्य लाभ मिलते हैं। अब हम ये तीसरी स्थिति देखते हैं, हानि की स्थिति। इसमें संतुलन बिंदु ई पर, जहां पर MC और MR वक्र एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के बराबर है, उत्पादन मात्रा OM निर्धारित होती है और कीमत OS या MP के बराबर निर्धारित होती है। ये कीमत है और ये OS के बराबर है। अब यहाँ पर देखते हैं हम औसत लागत की स्थिति कैसी है। औसत लागत यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं MQ या OR के बराबर है, अर्थात औसत लागत अधिक है औसत आगम की तुलना में, अर्थात यहाँ फर्म को हानि हो रही होगी। प्रति इकाई हानि यहाँ पर RS या SR या PQ के बराबर है और सकल हानि, कुल हानि जो हो रही है इस OM उत्पादन मात्रा पर, वो SRQP और PQRS के बराबर हो रही है। फर्म को अल्पकाल में यहाँ हानि की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्म हानि क्यों सहन कर रही है, अर्थात फर्म हानि क्यों सहन करे, क्योंकि अल्पकाल में हम जानते हैं लागत स्थितियों में हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार की लागत होती हैं, परिवर्तनशील लागतें और फिक्स कॉस्ट स्थिर लागतें। यदि अल्पकाल में कीमत इतनी है कि उसके द्वारा औसत परिवर्तनशील लागतें निकल रही हैं, अर्थात कीमत के द्वारा औसत परिवर्तनशील लागतें निकल रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि औसत लागत में औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत दोनों का ही भाग होता है, अर्थात हम औसत फिक्स या उत्पादक औसत स्थिर लागत को छोड़ सकता है अल्पकाल में, जिससे कि वह उत्पादन कार्य जारी रखे। अर्थात उत्पादन जारी करने के लिए शर्त आवश्यक है कि कीमत से अवश्य ही औसत परिवर्तनशील लागतें निकल आए। यदि औसत परिवर्तनशील लागतें भी नहीं निकलेंगी कीमत से, कीमत इतनी कम हो जाएगी, औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाएगी, औसत आगम औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो जाएगा, तो फर्म अल्पकाल में भी उत्पादन कार्य बंद कर देगी। तो ये बंद फर्म को उत्पादन कार्य बंद करने का बिंदु वो है, ये कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सॉरी, अर्थात कीमत अवश्य ही औसत लागत के बराबर हो, अल्पकाल में हानि सहन करने की सीमा है। तो ये आपका अल्पकाल में फर्म की स्थिति होगी। अल्पकाल में तीनों ही स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है फर्म को। सामान्य लाभ हो सकते हैं या सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि, तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब हम अध्ययन करते हैं फर्म का दीर्घकालीन संतुलन। दीर्घकाल इतना समय होता है कि यदि फर्म अपनी उत्पादन नीतियों में पुनः परिवर्तन कर सकती है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं होता है, सभी परिवर्तनशील होते हैं और दीर्घकाल में फर्म समूह में प्रवेश कर सकती हैं। हम क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में समूह बोलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग बोलते थे, तो समूह में प्रवेश कर सकती हैं, जिसके कारण जो लाभ की स्थिति है, सामान्य लाभ की स्थिति है, हानि की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। अर्थात केवल यदि हम बात करें दीर्घकाल में, और यदि ये मान लेते हैं कि मान लो एबनॉर्मल प्रॉफिट सभी को मिल रहा है, असामान्य लाभ की स्थिति है, तो उस असामान्य लाभ की से आकर्षित होकर बहुत सारी फर्में समूह में प्रवेश कर जाएंगी। समूह में प्रवेश करने से क्या होगा, इसके दो प्रभाव होंगे जब फर्में आ जाएंगी। एक तो जो निकट की स्थानापन्न वस्तुएं बना रही हैं फर्में, उस वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, और यदि वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है, मांग समान रहती है, तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है और जो असामान्य लाभ है वो खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो उत्पत्ति के साधन है, नई फर्मों के आने से उत्पत्ति के साधनों की मांग बढ़ जाएगी। उत्पत्ति के साधनों की मांग बढ़ने से क्या होगा, उनकी कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ने से औसत लागत वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, औसत लागत बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप जो असामान्य लाभ है वो समाप्त हो जाएंगे और फर्मों को केवल दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। ये
हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब समूह में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि प्रतिबंध होंगे तो दीर्घकाल में भी फर्म असामान्य लाभ कमा सकती हैं। तो प्रतिबंध ना होने की स्थिति में आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें संतुलन इस बिंदु पर है, येलो पॉइंट पर, वार MC इक्वल टू MR, संतुलन मात्रा उत्पादन मात्रा OQ और कीमत OP2। यहाँ पर हम अब औसत लागत की बात देखते हैं। यहाँ पर आप देखें औसत लागत भी औसत आगम या कीमत के बराबर है, अर्थात फर्म केवल सामान्य लाभ कमा रही है, अर्थात दीर्घकाल में फर्म केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करती है। तो ये तीनों स्थिति हमने पढ़ ली है। अल्पकाल में फर्म सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि की स्थिति का सामना कर सकती है। दीर्घकाल में यदि हम बात करें, दीर्घकाल में दो प्रकार से हम संतुलन की बात करते हैं या कीमत उत्पादन निर्धारण की बात करते हैं। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि समूह में प्रवेश पर प्रतिबंध हो। यदि प्रतिबंध होंगे तो उन प्रतिबंध की स्थिति में फर्म असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है, और यदि प्रतिबंध नहीं होंगे, एंट्री फ्री होगी, एग्जिट फ्री होगा, तो दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ओके, ये लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम दिखा रखा है। यहाँ पर वही है जहाँ पर AR और AC, औसत लागत, औसत आगम और कीमत एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहां पर केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखें इस येलो बिंदु पर औसत आगम, कीमत और औसत लागत बराबर है, अर्थात फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहे हैं। आई थिंक ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ये और थोड़ा क्लियर डायग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं ये कीमत MC इक्वल टू MR, ये LMC है। LMC L का मतलब सिर्फ लॉन्ग रन की सीमांत लागत है, ये LAC है, लॉन्ग रन की औसत लागत है। E बिंदु पर संतुलन है जहां MR और MC, लॉन्ग रन की MC बराबर है, उत्पादन मात्रा OM, कीमत OP, औसत लागत भी यही इसके यहीं पर टच कर रहा है। आप देख सकते हैं कीमत, औसत आगम और औसत लागत MP है, अर्थात तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। तो दीर्घकाल में फर्म को एग्जिट फ्री होने पर या एंट्री फ्री होने पर केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। ये एक्सेस कैपेसिटी है, ये एक नई धारणा है, इसका हम अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बात कर रहे थे पूर्ण प्रतियोगिता की, तो पूर्ण प्रतियोगिता का जैसे डायग्राम दिखा रखा है बराबर में तुलना करने के लिए, इसमें दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं क्योंकि एग्जिट और एंट्री बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इस पर ई बिंदु पर संतुलन में है, और जहां पर आप देख सकते हैं LAC, LMC, AR, MR, प्राइस, अर्थात कीमत, औसत आगम, सीमांत आगम, औसत लागत और सीमांत लागत सब बराबर है, और औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर फर्म कार्य कर रही है, अर्थात जब औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन मात्रा या कीमत निर्धारित होती है तो उस फर्म को हम अनुकूलतम फर्म कहते हैं। औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर, कृपया ध्यान रखें, औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर, ई बिंदु पर, यहाँ औसत लागत न्यूनतम है। और हम जानते हैं लागत स्थितियों का हमने अध्ययन किया है, जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है उसके बिल्कुल न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ई बिंदु पर औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है। न्यूनतम बिंदु पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ये हमें आगे चल के थोड़ा सा अध्ययन करना है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में अनुकूलतम फर्म होती है क्योंकि वहां पर औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर कार्य किया जाता है। अब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये देखा है, ये हमारा संतुलन बिंदु है, ये MC है, ये MR वक्र है, ये E बिंदु पर संतुलन में है, यहाँ E बिंदु संतुलन में है, और मात्रा OQ1 और कीमत A1Q1 निर्धारित होती है। हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें औसत लागत अभी गिर रही होती है,
औसत लागत गिर रही होती है, अर्थात जो संतुलन होता है वो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर नहीं होता है। फर्म चाहे तो अभी अभी अपनी उत्पादन मात्रा को बढ़ाकर औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर कार्य कर सकती है, लेकिन औसत लागत तो कम हो जाएगी, लेकिन उससे कीमत में कमी ज्यादा आ जाएगी, जिसके कारण फर्म को लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। अर्थात एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म कभी भी औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर कार्य नहीं करती है। फर्म केवल औसत लागत के उस भाग पर कार्य करती है जहां औसत लागत घट रही होती है। अर्थात फर्म अनुकूलतम फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता की जो धारणा है अनुकूलतम फर्म, उससे कम उत्पादन मात्रा निर्धारित करती है। जबकि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है वो OQ है, जो पूर्ण प्रतियोगिता की दिशा में निर्धारित होता है। एकाधिकात्मक प्रतियोगिता में फर्म OQ का उत्पादन कर सकती है, लेकिन वह इसके लिए लाभदायक स्थिति नहीं रहेगी। अर्थात फर्म केवल उत्पादन मात्रा OQ1 यहां उत्पादन मात्रा निर्धारित करेगी, तभी उसके लाभ सर्वाधिक होंगे। अर्थात Q1 ये जो मात्रा बची Q1Q, ये फर्म की आरक्षित क्षमता बोलते हैं, इसको एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं, इसको हम रिजर्व कैपेसिटी बोलते हैं, या हम इसको अनयूटिलाइज कैपेसिटी भी बोलते हैं। ये ऐसी स्थिति है जिसमें फर्म चाहे तो इतना उत्पादन कर सकती है, लेकिन फर्म अपनी इस आरक्षित क्षमता का प्रयोग नहीं करती है, क्योंकि उससे उसकी कीमत कम हो जाएंगी और फर्म जो है उसके लाभ कम हो जाएंगे। अर्थात ये आरक्षित क्षमता का ये कॉन्सेप्ट है कि फर्म इतना उत्पादन जो है वो अपने आरक्षित क्षमता या अतिरिक्त क्षमता या अप्रयुक्त क्षमता अनयूटिलाइज कैपेसिटी के रूप में अपने पास रखती है, इस पर उत्पादन नहीं करती है। औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर केवल वहां पर उत्पादन करती है जहां पर फर्म को लाभ अधिक हो या औसत लागत गिर रही होती है। ये डायग्राम भी इसी प्रकार से दर्शाया गया है। ये औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है और ये गिरता हुआ भाग है। फर्म यहाँ पर कार्य करती है। ये डिमांड कर्व उसके अनुसार है। तो स्टूडेंट्स ये समरी है जो हम पढ़ के आए हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मतलब जो हम विशेषता पढ़ के आए हैं वो है मोनोपोलिस्ट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कॉम्पिटिटिव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या अंतर है, नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज होती हैं लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होती हैं, एडवर्टीजमेंट की बात है, ये एक्सेस कैपेसिटी की बात है। तो ये समरी है। थैंक यू वेरी मच। ये मोनोपोलिस्टिक का चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसमें जो चीज़ें हमने अध्ययन की हैं, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और अपूर्ण प्रतियोगिता की जो कॉन्सेप्ट थे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, एडवर्ड चैम्बरलिन के अनुसार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसे कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषताएं क्या हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आगम वक्र और सीमांत आगम वक्र, औसत आगम वक्र किस प्रकार से होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कीमत उत्पादन नीतियों का निर्धारण कैसे होता है, अल्पकाल में दीर्घकाल में समूह की धारणा कैसे होती है, और एक्सेस कैपेसिटी अंत में हमने पढ़ा आरक्षित क्षमता क्या होती है और इसको कैसे हम वर्णन कर सकते हैं, कैसे इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, क्यों आरक्षित क्षमता एकाधिगत प्रतियोगिता में एक फर्म रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप ये सब चीज़ें अच्छी भली भांति प्रकार समझ गए होंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं पुनः आपसे संपर्क करूंगा और जो भी चीज़ हम मतलब आप नहीं समझ पाए हैं हम उसको पुनः रिपीट करेंगे। हम इसको वीडियो को दोबारा भी समझा सकते हैं, एक अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।